क्या भाजपा असम में फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या एआईयूडीएफ और कांग्रेस का साथ आना पड़ेगा भगवा पर भारी। असम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे तीसरे चरण के मतदान का टर्नआउट रहा सबसे ज्यादा। असम में चल रहे चुनावी माहौल और फैक्टर्स को देखें तो भाजपा असम में वापसी कर सकती है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूं आखिर क्यों और कैसे असम में भाजपा सरकार बना सकती है। मंगलवार को असम में तीसरे और अंतिम चरण के दौरान 40 निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए। इस चरण में पहले दो चरणों के मुकाबले अधिक मतदान हुआ है। आमतौर पर चुनाव में मतदाताओं की भारी संख्या आना सत्ता विरोधी लहर की पहचान मानी जाती है, लेकिन मतदाताओं की अधिक संख्या मौजूदा सरकार के पक्ष में अधिक समर्थन की भी पहचान हो सकती है और असम में ऐसा ही हुआ है। इसके कई कारण हैं, जैसे सीएए के छुपे हुए समर्थक, मुस्लिमों का बटा हुआ वोट और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के वोटों का समर्थन। असम में अंतिम चरण के चुनाव में शाम 7 बजे तक 82.28% मतदान हुआ, जबकि पहले और दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत क्रमशः 79.97 और 80.96% था। तीसरे चरण में 12 निचले असम जिलों को कवर करते हुए कुल 79,19,641 मतदाता और 337 उम्मीदवार थे, जहां पर अधिकतर धार्मिक आधार पर वोटिंग होती है। जिन उम्मीदवारों के भाग्य पर मुहर लगनी है उनमें असम में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हिमंता बिस्वा शर्मा, चंद्रमोहन पटोवरी, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, फणिभूषण चौधरी, चंदन ब्रह्मा और प्रमिला रानी ब्रह्मा शामिल थे। अब यहाँ ये समझना है कि मतदाताओं द्वारा भारी मात्रा में चुनाव के लिए आना बीजेपी को समर्थन देना कैसे है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और उसके सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ और एजीपी ने चुनाव लड़ा था तो इन तीनों ने मिलकर संयुक्त 86 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार बीपीएफ कांग्रेस के साथ है, लेकिन जनता को असम में हुए विकास कार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है। वहीं चुनाव से पहले बीपीएफ के कई नेताओं ने बीजेपी का हाथ थाम लिया था। साथ ही इस क्षेत्र में बीजेपी की सहयोगी यूपीपीएल भी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीपीएफ को कड़ी टक्कर देने जा रही है। इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। अगर सीए की बात करें तो इस बिल से असम में भारी हिंसा देखने को मिली थी और कई लोग बीजेपी के खिलाफ भी हो गए थे, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे भी लोग बीजेपी के पक्ष में आए जो सीए के साइलेंट सपोर्टर माने जाते हैं। सीए के कारण भ्रम की स्थिति भी है। ये अच्छा है या बुरा? शायद इसलिए ये स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे के मुद्दों के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। सीए पर एक नैरेटिव नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप लोग नए कानून पर अलग राय नहीं बना पा रहे हैं। ना तो विपक्षी दलों और ना ही एएसयू, एजेवाईसीपी और केएमएसएस जैसे समूहों जिन्होंने हिंसक आंदोलन की अगुवाई की थी, लोगों को कानून के प्रतिकूल प्रभाव को समझाने में सक्षम रहे हैं। इसके कारण केवल भाजपा को फायदा हुआ है। जिन क्षेत्रों में सीए विरोधी आंदोलन तेज था उनमें से अधिकांश असमीय समुदायों की मुख्यधारा से थे, लेकिन अब भाजपा ने सीए के मुद्दे पर जनता को समझाने के लिए थोड़ा वक्त लिया है और बंगाल मूल के मुसलमानों को असम में स्वदेशी समुदायों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में चित्रित करने में सफलता हासिल की है। इससे बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की काफी उम्मीदें हैं। वहीं बीजेपी ने असम के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को भी खड़ा किया है। यही नहीं, भाजपा के बड़े नेता जैसे जितेंद्र सिंह उनके प्रचार में भी पहुंचे थे। तीसरे फेज के चुनाव में भाजपा ने 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया था। इसमें दक्षिण सलमरा से अशदुल इस्लाम, बिलासी पारा पश्चिम से अब्बू बकर सिद्दीकी, जलेश्वर से उस्मान गोनी, जानिया से शहीदुल इस्लाम और पश्चिमी असम में बागबोर से हसीनारा खातून को चुना था, जहां मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका है। इन निर्वाचन क्षेत्रों ने 2016 में एआईयूडीएफ और कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुना था। वहीं एंटी सीए प्रदर्शन के बाद बनी दो पार्टियां राय जोड़ दल और असम जातीय परिषद भी कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ी कर चुकी है, जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों के भी बढ़ जाने की उम्मीद है। बीजेपी के रणनीतिकार हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए बेहतरीन रणनीति बनाई है। अब यह देखना होगा कि चुनाव परिणामों में बीजेपी को कितनी बड़ी सफलता मिलती है।